geometrical representation of angular momentum. Geometrical representation of angular momentum. तो एंगुलर मोमेंटम का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब उसके दोनों कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल उनको अगर अलग अलग स्प्लिट करा जाए तो किस तरीके से करा जाएगा वो देखिएगा। हमने बिल्कुल टॉर्क की तरह यहाँ पर भी दो एक्सेस बनानी है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने वहां पर भी दो एक्सेस बनाई थी, यहाँ भी मैं दो एक्सेस बनाऊंगा। देखो किस तरीके से, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। मैंने ले लिया यहाँ पर तो हमारी एक्स एक्सेस हो गई और यहाँ पर वाई एक्सेस होगी। दिस इज माई एक्स एक्सेस, दिस इज माई वाई एक्सेस। ठीक है, और जो बीच का सेंट्रल पॉइंट हो गया ये हो गया ओरिजिन, और यहाँ कोई पॉइंट है पी। पॉइंट पी कौन सा है जिसको मुझे ओरिजिन से ज्वाइन कर देना, इसको मैंने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया पॉइंट पी को। ठीक है, और अब ना, अब बेटा जैसे वहां पर मैं फोर्स की बात कर रहा था तो यहाँ पर मैं लीनियर मोमेंटम की बात करूंगा, यानी कि स्मॉल पी वेक्टर की बात करूंगा। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि हमारा लीनियर मोमेंटम इस तरह से हो गया। मान लो मैंने यहाँ पर लगा रखा है इस डायरेक्शन में, लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब आप इतना समझिए कि भाई ये यहाँ पर फिक्स्ड है, आप इसको मोमेंटम को इधर लगाओ इधर लगाओ इधर लगाओ, मोमेंटम क्या होता है, फोर्स अप्लाइड टू अ पार्टिकल फॉर अ वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम। बहुत छोटे से इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए जो फोर्स लगाया जाता है, क्रिकेट खेलते हैं तो वो जरा सी देर के लिए जो शॉट मारा जाता है, ठीक, तो उसको कहा जाता है मोमेंटम। तो आप ये देखिएगा कि जब हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो उसका डायरेक्शन इधर इधर कहीं पर भी हो, और ये पॉइंट पे यहाँ पर फिक्स है ना, तो ये इस तरीके से गोल गोल घूमेगा। तो जब ये इधर इस तरह से जा रहा है तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। एक तो होगा जो इस रेडियस के अलाउंग होगा, उसको मैं बोल देता हूँ रेडियल कंपोनेंट या टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, तो जो रेडियस के अलाउंग होगा उसको मैं बोल देता हूँ रेडियल कंपोनेंट। और आप ये देखेंगे, आप कहेंगे यहाँ कोई सर्कल थोड़ी है जो आप रेडियस बता रहे हो, तो याद रखिएगा कि ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन ही रेडियस होती है, बिकॉज दिस पॉइंट is going to be rotated like this। ये पॉइंट इस तरह से घूमेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला डिस्टेंस मेरा रेडियस हो गया। ठीक है, तो रेडियस के अलाउंग जो कंपोनेंट होगा दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड पी आर, यानी कि रेडियल कंपोनेंट। और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, यानी कि जो इस तरह से होगा, this component is called p subscript with theta। this is called radial component and this is called angular component। बताइए जी, याद है सभी को? लास्ट क्लास में भी बताया था, इतना क्लियर है? हाँ, Yes. नहीं, ये हो गया पी आर, ये हो गया पी वेक्टर, और पी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स, एक हो गया रेडियल कंपोनेंट, एक हो गया टेंजेंशियल कंपोनेंट। हम कहते हैं कि पी वेक्टर के और पी आर के बीच में जो एंगल बनता है दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल हो गया थीटा। और अब हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मोमेंटम है ना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स नहीं, अब है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मोमेंटम। अब मैं मोमेंटम लगा रहा हूँ कहीं पर, फोर्स नहीं लगा रहा हूँ। फोर्स तो कंटिन्यूअसली लगता रहता है, मोमेंटम लगता है फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये लगा टक से और हट गया, जैसे क्रिकेट से हम शॉट मारते हैं बैट से, तो वो एक बार शॉट लगा और हट गया। ठीक, तो मोमेंटम, जब हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो मैंने क्या करा कि यहाँ से मोमेंटम से एक ओरिजिन से और मोमेंटम से, इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे कि एक ना 90 डिग्री का एंगल, मतलब एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल किस तरह से, हम O से एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप करेंगे और P से एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप करेंगे, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ। मान लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन गया है, इस पॉइंट को आप बोल दीजिए एन, एन इज फॉर नॉर्मल।
कि आपने O से एक नॉर्म परपेंडिकुलर ड्रॉप करा और P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो ON और PN ये हो गया। तो मैं कहूंगा एक ट्राइंगल बन गया हमारे पास ONP, राइट ट्राइंगल बन गया ONP। और आप इसमें ये जो O से N तक का जो डिस्टेंस है, जो O से N तक का डिस्टेंस है, इसको आप बोल देंगे स्मॉल d। O से N तक का डिस्टेंस मेरे पास हो जाएगा स्मॉल d। बताइए जी, इतना क्लियर है? नहीं आया समझ में? ये बताइए कि फाइनल क्लियर है कि नहीं? आदित्य तिवारी के अलावा किसी को समझ में नहीं आया, सारे चुप बैठे हो। सर नहीं सर, मुझे भी समझ में आया ऐसा वो बोल। हाँ, तुम्हें तो थोड़ा लेट आता होगा ना, आधे आधे घंटे लेट ज्वाइन करते हो क्लास तुम। आदित्य बेटा पढ़ाई में दिमाग लगा लो। आई एम अ वेरी गुड बॉय, बताऊं अभी। चलो अब इधर कर रहा हूं मैं। अब देखिएगा, मैं यहाँ पर ये कहता हूं कि हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ऐसा होता है कि जब ये वाला एंगल थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला भी थीटा हो गया। ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। नाउ इन ट्राइंगल ONP, इन ट्राइंगल ONP साइन थीटा निकालूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली साइड होगी हाइपोटेन्यूज, मतलब ON अपॉन OP। ON अपॉन OP, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, परपेंडिकुलर की लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूज की लेंथ, तो वेक्टर साइन नहीं लेंगे बेटा यहाँ पर। तो साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ON हो गया। ON क्या है, D, स्मॉल d। और OP क्या है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मतलब R वेक्टर नहीं लेंगे, सिर्फ R लेंगे, उसकी लेंथ लेंगे। उसकी लेंथ हो गई R। तो स्मॉल d की वैल्यू हो गई बेटा R साइन थीटा। स्मॉल d की वैल्यू R साइन थीटा। ये करने के बाद में जब हमारे पास स्मॉल d की वैल्यू आ गई, तो हम ये कहेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड as we know that मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ वैल्यू, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू क्या हमने बोला था, इज इक्वल टू क्या बोला था, P इंटू डी इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इंटू स्मॉल d, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 90 डिग्री वाला डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो L इज इक्वल टू P, तो एज इट इज रहा, D की जगह लिख दीजिए R sin थीटा। D की जगह लिख दीजिए R sin थीटा, और इसको हम बोल देंगे RP sin थीटा। sin थीटा अलग कर दो, तो ये क्या हो गया, L वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। L वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। ये सबको समझ में आया कि नहीं, बता दीजिए भाई। जो हमारे पास ये होता है ना, RP sin थीटा, ये जो होता है, तो इसका मतलब ही R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर होता है। तो हमने ज्योमेट्रिकली भी इसमें ये ट्राइंगल बनाकर भी हमने इस चीज को शो कर दिया कि L वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर ही होगा। बताइए जी, समझ गए? समझ गए हो तो आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अगला देखते हैं इसमें हम कि इसके वेक्टर के इसको एंगुलर मोमेंटम को किस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं।
एक मिनट, हमने ये कहा कि अगर मेरे पास आर वेक्टर और पी वेक्टर दोनों के दोनों है ना, तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैंने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बताया था लास्ट टाइम, तो बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मेरे पास आर वेक्टर और पी वेक्टर की कुछ वैल्यू दे रखी है, तो हम ये कहेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ। फाइंड एंगुलर मोमेंटम if r vector is equal to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap and p vector is equal to 7i cap plus 3j cap plus 9k cap। ये दे रखा है। बिल्कुल वही तरीका, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का वही तरीका जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। हम जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट सॉल्व किया जाता है। कैसे करेंगे? L vector angular momentum is equal to r vector क्रॉस p vector। r vector क्या है? 2i cap plus 3j cap plus 4k cap क्रॉस 7i cap plus 3j cap plus 9k cap। कैसे करेंगे? डिटर्मिनेंट बना लो और लिखो i cap, j cap और k cap। फिर वैल्यू लिखिए 2 3 4, 2 3 4। दूसरी वैल्यू लिखिए 7 3 9, 7 3 और 9। फिर इसको सॉल्व करने का तरीका, ये जो पहले वाला टर्म होता है आई कैप वाला, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे? प्लस का आई कैप और ब्रैकेट लगाइए। फिर आप क्या करो, ये वाला कॉलम छोड़ दो और ये वाली रो छोड़ दो। प्लस का आई कैप, ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये वाली रो छोड़ दो, तो क्या बचा? 3 4 3 9। तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 3 इंटू 9 माइनस 4 इंटू 3 माइनस जे कैप, माइनस माइनस साइन जे कैप। अब जे कैप वाला कॉलम छोड़ दो और जे कैप वाली रो छोड़ दो। तो आपने ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी, तो क्या बचा? 2 4 7 9। तो 2 इंटू 9 माइनस 4 इंटू 7, 2 इंटू 9 माइनस 4 इंटू 7। फिर अगला है प्लस का के कैप, प्लस का के कैप। तो इसका कॉलम छोड़ दो और इसकी रो छोड़ दो। ये के कैप वाला रो छोड़ दिया, के कैप वाला कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा? 2 3 7 3। तो 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 7। ये हो गया ठीक। इज इक्वल टू आई कैप 3 9 जा 27 माइनस 4 3 जा 12 माइनस जे कैप 2 9 जा 18 माइनस 4 7 जा 28 प्लस के कैप 2 3 जा 6 माइनस 3 7 जा 21। अब देखते हैं, मैं इधर से ही मिटा रहा हूं। एकांश, यस सर। बड़ी जल्दी आ गया यार। सॉरी सर, भूल गया था, आज 8 बजे ट्यूशन।
अच्छा इज इक्वल टू 27 माइनस 12 कितना हो गया 15 15 आई कैप फिर 18 माइनस 28 हो गया -10 और बाहर माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस टेंजे क्या 6 माइनस 21 कितना हो गया -15 ठीक है -15 के क्या तो ये तरीका है एंगुलर मोमेंटम निकालने का और एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल आप सेम समझिए टॉर्क की तरह है टॉर्क में हम r क्रॉस f वेक्टर करते हैं एंगुलर मोमेंटम में r क्रॉस p वेक्टर करते हैं ठीक है ये लेकर चलेंगे और अर्श जो तुमने क्वेश्चन भेजा था बस जरा 2 मिनट में मैं वो क्वेश्चन बता दूं फिर मैं आगे बढ़ता हूँ देखिए यूनिट्स एंड डायमेंशंस का एक क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है यूनिट्स एंड डायमेंशन का क्या था अर्श f इज इक्वल टू ax प्लस bt बाई 2 यही था ना ax इज इक्वल टू Yes, sir. f इज इक्वल टू ax प्लस bt बाई 2 यही था बताइए एपी आवाज नहीं आ रही तुम्हारी बोल तो Yes. रहा ओके देखो ये क्वेश्चन था इसमें हमको डायमेंशंस फाइंड आउट करनी थी फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी अब देखिए अगर मैं f की बात करता हूं तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे लेकर चलते हैं ऐसे m l और t इस फॉर्मेट में लेकर चलते हैं तो अगर मैं f की बात करता हूं तो f होता है फोर्स f इज फोर्स फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन अब जरा देखिएगा मास इनटू एक्सेलरेशन की बात हम कर रहे हैं तो इधर मास तो हो गया कैपिटल M और एक्सेलरेशन हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो देखिए मास हो गया किलोग्राम एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर किलोग्राम इज अ यूनिट ऑफ मास कैपिटल M हो गया मीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ कैपिटल L हो गया और सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम तो ये कैपिटल T हो गया mlt की पावर -2 तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा mlt की पावर -2 अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिख रहा हूँ फोर्स की जगह mlt की पावर -2 ये ब्रैकेट में आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला इसका ठीक है m l t की पावर -2 ये तो हो गया हमारा फोर्स इज इक्वल टू a और ये जो x है ये x होता है बेटा पोजीशन पोजीशन मतलब डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट है ना तो उसका क्या हो जाएगी यूनिट मीटर हो जाएगी मीटर मतलब केवल लेंथ आ गया यहाँ पर x की जगह आ जाएगा केवल लेंथ ठीक है प्लस 1/2 तो कांस्टेंट है b इज आल्सो b कोई टर्म है और टाइम की यूनिट होती है सेकंड तो सेकंड का मतलब केवल कैपिटल टी आ गया यहाँ पर केवल कैपिटल टी आ गया अब इस 1/2 की मुझे जरूरत नहीं है 1/2 को हटा देते हैं यहाँ से ये हो गया एम एल टी की पावर -2 इधर दो टर्म्स ऐड हो रही हैं तो दोनों की यूनिट जब तक सेम नहीं होगी वो ऐड नहीं हो पाएंगी और सेम यूनिट क्या होनी चाहिए वो सेम यूनिट यही होनी चाहिए एम एल टी की पावर -2 तभी तो दोनों के दोनों ऐड होंगे तो m तो है ही यहाँ पर तो a की यूनिट क्या हो जानी चाहिए l तो है ही a की यूनिट हो जानी चाहिए m t की पावर -2 a की यूनिट हो जानी चाहिए m t की पावर -2 और l देखिए है ही ठीक है प्लस ये 1/2 कांस्टेंट है इसको हटा दो अब
b की यूनिट क्या हो जानी चाहिए, t की पावर -2, है ना। यहाँ पर केवल t दे रखा है, तो m, एक तो m होना चाहिए और l नहीं है इधर, l होना चाहिए और t की पावर -3 और फिर मल्टीप्लाई करो t से। रीजन क्या है कि जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो t की पावर -2, तो इस पूरे की, ये जो पूरा टर्म है, इस पूरे की डायमेंशंस क्या बन गई, m l t की पावर -2। इस पूरे की डायमेंशन क्या बन गई, m l t की पावर -2। जब जब इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन, दोनों की डायमेंशन सेम होगी, तभी तो वो ऐड होकर इसके बराबर आएंगे। बताइए, समझ गए। ये भी हमारे पास डायमेंशन mlt की पावर -2, ये भी mlt की पावर -2, तो तभी तो इसके बराबर आएंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं एपी। यस सर। ठीक है ना। तो मैं इस तरफ मेंशन कर रहा हूं इसको, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में ना फोर्स है, लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है, तो ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा, तभी तो दो फोर्सेस ऐड होकर एक तीसरे फोर्स के बराबर हो जाएंगी। तो याद रखिएगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला जब भी हम निकालना चाहते हैं तो दोनों तरफ के डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। तो ml t की पावर -2, तो l तो पहले से ही था, a की डायमेंशन क्या हो गई, डायमेंशंस ऑफ a, ये हो जाएगी m t की पावर -2, m t की पावर -2। फिर है डायमेंशंस ऑफ b, ये हो जाएगा ml t की पावर -3। ये हो जाएगा ml t की पावर -3। ठीक है जी। चलो ये तो तुम्हारा डाउट होगा। अब इसके बाद अगला टॉपिक यहाँ पर वापस आते हैं रोटेशनल मोशन में। इसमें क्या है कि हमने ये तो देख लिया कि जिस तरीके से हम टॉर्क का प्रूफ करते थे, है ना, कि r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, इसी तरीके से हम एंगुलर मोमेंटम को करते हैं r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। तो क्या दोनों के बीच में कुछ रिलेशन भी एस्टैब्लिश किया जा सकता है। हम कहेंगे हाँ, दोनों के बीच में एक रिलेशन भी होता है। वो रिलेशन क्या होगा अभी बताता हूँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। इधर ही करूंगा। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए टॉर्क क्या होता है। टॉर्क, tau वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। और अगला जो आज हमने देखा एंगुलर मोमेंटम, ये होता है कैपिटल L वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। कैपिटल L वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। मुझे इस L वेक्टर और टाउ वेक्टर में, इन दोनों में एक रिलेशन बनाना है, एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो हमने बोला ये वाला हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये वाला हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। उसके बाद हम ये कहेंगे, उसके बाद हम कहेंगे कि डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 both sides with respect to t, है ना। दोनों तरफ आप इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कर दीजिए t के रिस्पेक्ट में। जैसे x के रिस्पेक्ट में किया जाता है dy dx, ऐसे ही t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है d by dt। तो ये हो जाएगा d by dt of L vector is equal to d by dt of r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। ये हो गया।
अब यहाँ पर तो केवल एक टर्म है एल वेक्टर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक तो एक तरह से हमारे पास ये हो जाएगा डीएल वेक्टर बाई डी डीएल वेक्टर बाई डी। लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एक तो आर वेक्टर है और एक पी वेक्टर है। दो अलग अलग फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन जब होता है तब डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा के कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक, तो पहले आर वेक्टर को एज इट इज छोड़िएगा, आर वेक्टर और बीच में क्रॉस है तो क्रॉस ही लगाएंगे, डॉट नहीं, क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ पी वेक्टर, डी बाई डी टी ऑफ पी वेक्टर प्लस अब p वेक्टर एज इट इज, अब p वेक्टर एज इट इज मल्टीप्लाई बाय dr वेक्टर बाय dt, d बाय dt ऑफ r वेक्टर। बताइए जी, इतना क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। इतना सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखते हैं। मैं ये बता रहा हूँ इधर से, ये जो r है, ये r क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो dr बाई dt हमारे पास ये वेलोसिटी हो गया। हम इसको लिखेंगे dl वेक्टर बाई dt, इस वाले टर्म को पहले लिख लो, p वेक्टर क्रॉस ये जो dr वेक्टर बाई dt है इसको आप v वेक्टर लिख सकते हैं, प्लस r वेक्टर एज इट इज लिखिए, r वेक्टर क्रॉस dt वेक्टर बाई dt। फिर p वेक्टर की वैल्यू डालो यहां भी और यहां भी, dl वेक्टर बाई dt, p वेक्टर की वैल्यू हो गई mv वेक्टर क्रॉस v वेक्टर प्लस r वेक्टर क्रॉस d बाई dt ऑफ p वेक्टर की वैल्यू क्या हो गई mv वेक्टर। हम जानते हैं ना, लीनियर मोमेंटम हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, वो लीनियर मोमेंटम होता है। तो ये हो गया p वेक्टर इज इक्वल टू mv वेक्टर। तो अब देखिएगा, जब मेरे पास n एक कांस्टेंट आ गया, तो कांस्टेंट आ जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, जब सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमेशा जीरो होता है। तो मैं लिखूंगा dl वेक्टर बाई dt इज इक्वल टू जीरो प्लस r वेक्टर क्रॉस, यहाँ कांस्टेंट है m, इसको बाहर निकाला जा सकता है, m को बाहर निकाल लिया तो ये बचा dv वेक्टर अपॉन dt, dv वेक्टर अपॉन dt। अब इसका जो रीजन है, इसका रीजन हम लिख देंगे सिंस v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। कोई भी वेक्टर का खुद के ही साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो जीरो आ जाता है। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन हो, एक बार आप रिवाइज कर लेना, क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो टॉपिक आपको करवाया था वो एक बार रिवाइज कर लेना, नोट्स भी आपको भेज रखे हैं उसके। ठीक, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट सेम वेक्टर का जब अपने ही साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो जीरो आ जाता है। फिर आप ये देखिएगा, जब मैंने कहा था dr by dt को वेलोसिटी बोला था, इसी तरह से dv by dt क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो dv by dt क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो dl वेक्टर अपॉन dt जीरो था, इसको तो हटाओ, r वेक्टर क्रॉस m और इसकी जगह आ जाएगा a वेक्टर। रीजन में लिख दीजिए सिंस dv वेक्टर by dt इज इक्वल टू a वेक्टर, भाई चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन एक्सेलरेशन के बराबर होता है।
तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? फोर्स। तो मास तो एक स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए एरो बना रखा है उधर। मास इनटू एक्सेलरेशन क्या हो गया? एफ वेक्टर फोर्स। ये बन गया आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। फ्रॉम इक्वेशन 1 आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर क्या हो गया? टाउ वेक्टर। dm वेक्टर बाय dt इज इक्वल टू टाउ वेक्टर। मैं यहां पर लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो टाउ में और एंगुलर मोमेंटम में, टाउ में और एल में, इन दोनों में, टॉर्क में और एंगुलर मोमेंटम में ये रिलेशन होता है कि अगर एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशियल कर दिया जाए तो वो टॉर्क के बराबर आ जाता है। बताइए कि सभी को समझ में आ गया? सभी को आ गया? इतना समझ में क्लियर है? चलो जी, आदित्य को आ गया समझ में। और बताइए, कनिष्का क्लियर है? दृष्टि, Yes, sir. मिलन, Yes, sir. Yes, sir. ध्रुव, समक्ष, Yes, sir. एकांश। चलिए जी, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। और यहाँ तक के नोट्स मैं आपको आज भेज दूंगा, रात में मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा आगे के नोट्स। ठीक है, चलिए जी, आज के लिए फिर इतना ही करेंगे। Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके।